कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। आसपास के स्कूल के संचालक, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफान। धन्यवाद नंदिनी जी। 33 वर्षीय नंदिनी की माता पूजा बजाज और पिता प्रवीण बजाज हैं। नंदिनी वर्तमान में एमए म्यूजिक प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। उन्होंने 10वीं कक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की है और फिर बीए, बीएड की डिग्रियां हासिल की। उन्होंने स्थानीय, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गायन प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते हैं। That's like my kids. बहुत अच्छा। मुझे जितनी एनर्जी है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कई फोल्ड ज़्यादा एनर्जी होगी नंदिनी को देखने के बाद। और उनका वहाँ पर प्रोफाइल भी है, क्योंकि नज़र तेज़ है, बच्चे तेज़ हैं, आईक्यू तेज़ है, तो पढ़ सकते हैं। जो भी रुचिका मैम ने पढ़ा वो सारा वहाँ पर भी लिखा है। नंदिनी से बहुत सारी बातें जल्दी हुई। वो अब तक मुझे इट इज़ मेकिंग मी सो वार्म एंड सो एक्टिव। मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप तक भी वो एनर्जी पहुँचेगी। ध्यान से सुनिएगा। गर्मी, सर्दी, मौसम सब आते जाते रहेंगे। नंदिनी कभी कभी मिलेंगे आपसे बात करने के लिए, तो ध्यान से सुनेंगे। और आपके भी क्वेश्चंस हो तो इनवाइटेड हैं, वो भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस अगर आपको इच्छा हो तो, लेकिन उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कि वो क्या कह रही हैं। वेलकम नंदिनी। थैंक यू सो मच। यस, दैट्स परफेक्ट। आपका विद्यांतरिक्ष में स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी आशाओं के साथ हम दोनों की तरफ देख रहे हैं, तो सेशन फटाफट से शुरू करते हैं। जी, मैं आज उम्मीद करती हूँ कि मैं इन बच्चों की उत्सुकता, इन बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करने के काबिल जवाब आप सबको दे पाऊँगी। ग्रेट। और आप तो आशा कर रही हैं, मुझे विश्वास है कि आप दे पाएंगी। आपका जो ऑरा है उसे देखकर, ना तो देखो मैं पोएट भी नहीं हूँ, मैं पोएट्री लिखती भी नहीं हूँ, बट मन से बहुत भावुक हूँ और मन से बहुत इमोशनल हूँ। तो आपको, क्योंकि आप पोएट्री लिखती हैं, तो मैं पोएट्री की ही लैंग्वेज में आपको वेलकम करना चाहूँगी। जगजीत सिंह की एक गज़ल है, आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूँ, कहने को अब कुछ भी नहीं रह गया। तो आपको देखकर हम देखते रह गए। वर्ड्स प्लस माइनस हो गए हों तो माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने जो गाया वो सिर्फ भाव आप तक पहुँचाने का। जी, जब आपने पोइटिक वे में स्वागत करने की कोशिश की है, जो कि बहुत दिल को छू गया, तो फिर मैं कैसे मैं भी उसी अंदाज में आपको जवाब देना चाहूँगी। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताए कैसे भूलेंगे हम। आपकी इनायतें, आपके करम, आप ही बताए कैसे भूलेंगे हम। तो जिस गर्मजोशी से आपने मुझे आलिंगन देकर यहाँ मेरा स्वागत किया, बिल्कुल शुरू में गेट पर ही, वही गर्मजोशी मेरे अंदर जोश भरने के लिए काफ़ी थी। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रांगण के बीच आती गई, मेरी वो गर्मजोशी, आपका प्यार, बच्चों का प्यार और आप सब बड़ों का प्यार बढ़ाता गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। It means a lot to all of us। हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है।
जी, शुरुआत करें थोड़ा सा आप अपने बारे में अगर बता पाएँ, क्योंकि रुचिका ने भी बताया वहाँ पर भी है। अगर विद्यांतरिक्ष में कल्चर है कि हम खुद की इंट्रोडक्शन खुद ही देते हैं, उससे हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं कि हम क्या हैं और हम क्या जो बनना चाहते हैं उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो अपनी इंट्रोडक्शन अपने तरीके से 5, 4, 7 जितने भी लाइनों में, जितने भी वाक्यों में आप देना चाहें। जी, तो मेरा नाम नंदिनी बजाज है और मैं एमए म्यूज़िक कर रही हूँ। एमए म्यूज़िक से पहले मैंने +2 के बाद जेबीटी और उसके बाद एसटेट क्लियर किया, फिर मैंने बीए की और अब मैं एमए म्यूज़िक कर रही हूँ। और मेरी रुचि लेखन में है, मेरी रुचि गायन में है और आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, मैंने आपको लेखन और गायन के बारे में बताया। चाहे ये दो क्षेत्र हैं या जिंदगी का कोई भी क्षेत्र है, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ अपने परिवार के सहयोग के कारण तो हूँ ही, और परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए भी आगे बढ़ने के लिए, तो वो तो मुझे प्रचुर मात्रा में मिला ही। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं कि समाज दो तरह का होता है। समाज नकारात्मकता से परिपूर्ण भी होता है और समाज सकारात्मकता से परिपूर्ण भी होता है। और अगर मैं अपनी दिव्यांगता की बात करूं या किसी भी तरह की दिव्यांगता की बात करूं, तो जिस दिव्यांगता से जो जूझ रहा होता है, उस व्यक्ति को समाज दो तरीके से देखता है। एक वो समाज का नकारात्मक पक्ष और एक समाज का सकारात्मक पक्ष। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे हिस्से हमेशा से समाज का सकारात्मक पक्ष आया। मैं जो भी हूँ, मैं उस सकारात्मक पक्ष की बदौलत हूँ। मैंने जज्बातों की तितलियाँ कविताएं लिखी, एक बुक लिखी, तो ये सभी कविताएं मेरे वो भाव हैं, मेरे वो अनुभव हैं जो मैंने अपने सकारात्मक समाज से ग्रहण किए और सकारात्मक समाज के प्यार से जो ऊर्जा मुझे मिली, उसे मैंने कविताओं का रूप देने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि जो उन्होंने कहा वो हमारे सामने है। जज्बातों की तितलियाँ, ये इनकी पोएम्स की बुक है। ऐसा कहते हैं कि सपने जो है ना वो दिल में रहते हैं। दिल बड़ा, सपने बड़े और कर गुजरने की चाहत हो तो कुछ भी पॉसिबल है। उसका लाइव एग्जाम्पल, जीवंत उदाहरण आज हमारे सामने है। और नंदिनी ने सिर्फ पोएम्स को नहीं, गाने को भी, म्यूज़िक को भी अपनी ज़िंदगी में आत्मसात किया है। जी, वो जिस तरीके से उन्होंने हमें शुरू में बताया, गाकर बताया, जैसा मैंने जगजीत सिंह, जैसे हम दोनों आज के ओपनिंग बैट्समैन के जैसे थे। मैंने डाला कि ठीक है, थोड़ा मैं भी जगजीत सिंह जी वाला थोड़ा सा कुछ कर दूं उनके सामने अर्ज पेश। हालांकि नॉन पोएट हूँ मैं टोटली। उन्होंने उसको बढ़िया तरीके से, क्या बोलते वो लैंग्वेज तो मुझे नहीं मालूम, बाउंसर था तो उसने 6 पे जाके उसको 6 पे अंजाम दिया। सॉरी जी, आपकी जो सोच है ना कि आपको सकारात्मक तरीके से समाज ने एक्सेप्ट किया है और सकारात्मक तरीके से प्यार दिया है, वो ही आपको मुझे लगता है बड़ा बनाती है। क्योंकि जब हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे पीछे पीछे चली आती है। और इसीलिए आप इतना पॉजिटिव हो गए कि 100% दिव्यांगता के बावजूद आप वो सब कर पाए जो बहुत सारे लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते। आप स्पेशल हैं। और जो मैंने आपके लिए गज़ल डेडिकेट की थी वो अब सचमुच में सार्थक हो गई। इन सबको भी लग रहा होगा कि आपको देखकर देखता रह गया कि देखिए, पोएम्स भी हो गई, म्यूज़िक भी हो गया, एमए तक भी पहुंच गए, डीएड भी कर लिया और बीए भी कर लिया और करते ही चले जा रहे हैं। सिलसिला अभी जारी है, रुका नहीं है। एक चीज़ जो मैं आपसे बच्चों के लिए पूछना चाहूँगी, क्योंकि विद्यांतरिक्ष में हम रोज़ असेंबली में रियल लाइफ से रिलेट करते हैं जो भी असेंबली का टॉपिक होता है। तो आज आप आए हैं
तो जाने के बाद मुझे कहेंगे कि आपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं कराया। मुझे कोई एक ऐसी कविता या ऐसा गाना बताइए, बच्चों को या तो सुना दीजिए अगर आपको ओके हो तो, जो आपको रोज़ मोटिवेशन देता है। और जब आप थोड़े से ढीले होते हैं, जब आप थोड़े से लो इन एनर्जी होते हैं, तो वो गाना आपको पावर देता है, मोटिवेशन देता है। ऐसा कोई गाना जहन में आ रहा है क्या? जी, एक तेरा साथ हमको तो जहाँ से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ। जी, इस गाने के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी भूमिका देना चाहूँ तो हम सब जानते हैं कि ये गीत फिल्म में दर्शाया गया है एक युगल जोड़ी के बीच, एक दंपत्ति के बीच दर्शाया गया है जो एक दूसरे को अपनी भावनाएं बता रही हैं। लेकिन मैं इस गाने को किस दृष्टिकोण से देखती हूँ वो ये है कि देखिए, समाज में ऐसे लोग भी बहुत मिल चुके हैं मुझे, और शायद आगे भी मिलते रहेंगे, जो थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन उन लोगों की बातों पर मैं ध्यान नहीं देती, और अगर मैं ध्यान दूं तो फिर मैं इस तरीके से ध्यान देती हूँ कि ठीक है, उन्होंने ये कह दिया, अब मुझे कर ही दिखाना है ताकि वो खुद खामोश हो जाए। और फिर जी, और अब लेकिन ये गीत कह रहा है कि एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तो मेरी बात और मेरा गीत विरोधाभास हो गया। अब मैं अपने गीत पर आती हूँ कि किस तरह से मैं ये गीत लेती हूँ। नकारात्मक पक्ष तो है ही, वो रहेगा ही, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपकी सफलता पर आपकी खुशी से ज्यादा खुश है, आपकी सफलता की उम्मीद वो आप जितना खुद से करते हैं उससे भी ज्यादा करता है, तो वही एक जोश, वही एक व्यक्ति आपके जीवन के लिए काफी है। और मैं तो कहूँगी कि मेरा पूरा जीवन ऐसे व्यक्तियों से परिपूर्ण है जो मेरी सफलता से मुझसे पहले और मुझसे अधिक खुश होते हैं। उन सभी को आज मैं नमन करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, उन्होंने बोला और नमन मेरे से निकल गया। उन्होंने गाया और तालियां आपसे निकली, तो है ना जो मैंने कहा था उस में सच हो गया ना। मैंने यही तो कहा था कि आपको देखकर देखता रह गया। ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जो इतनी पॉजिटिविटी, इतने कॉन्फिडेंस, इतने करेज से भरा हो और हमारे सामने हो, और उनसे हम कुछ सीख के जाएं, ये हमारा सौभाग्य है। ये विद्यांतरिक्ष का एक अनूठी पहल है, भिवानी चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें आप जैसे लोग इस स्टेज से वहाँ बैठे हर बच्चे के दिल में एक छोटी सी स्पार्क जगाते हैं, हर बच्चे के दिल में ये कराते हैं कि वो कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं। और जितने भी लोग आते हैं, मुझे लगता है एक नई जिंदगी बच्चों में ज़रूर पनपती होगी, एक नया आइडिया, एक नया जोश बच्चों में ज़रूर आता होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। थैंक यू सो मच। बचपन में शरारतें करते थे, क्लास में बातें करते थे। क्लास में शरारतें करना क्या होता है पता ही नहीं, क्योंकि स्कूल कभी गई ही नहीं। ओके, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और स्कूल के जो सिस्टम है उससे ऊपर जाकर, उससे एक नया रास्ता लेकर, अपनी पहचान बनाकर, अपना रास्ता निकालकर, और हम एमए के लेवल पर पहुंच गए हैं। ये भी बहुत खूब बात है जी। और जो थोड़ा बहुत वक्त मैंने स्कूल में बिताया, वहाँ भी अभिभावक दो तरह के मिले, एक नकारात्मक पक्ष से और एक सकारात्मक पक्ष से। सकारात्मक पक्ष के जो अध्यापक थे, उन्होंने हम फिर से वही बात कि उन्होंने इतना ऊर्जावान किया कि वो नकारात्मक पक्ष का पहलू मुझे प्रभावित ही नहीं कर पाया।
बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आपकी इस कविता के संग्रह से आप कुछ ऐसा जो बच्चों को पढ़ के सुनाना चाहेंगे, या आपको याद है तो आप कर पाएंगे? कोई कविता वैसे बच्चों के लिए सुनाना चाहेंगे, या हम कुछ और भी कोई गाना भी सुना सकते हैं? अभी कुछ देर बाद कविताओं पर आते हैं। अभी हम किसी और तरह से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। ये भी सही है, क्योंकि कविताएं तो देखो, ये बुक मेरे पास है, लाइब्रेरी में भी मिलेगी, और हम इसको असेंबली में भी पढ़ा करेंगे, ताकि हम लोग वो जान पाएं कि उनके भाव क्या थे और वो क्या लिखना चाहते थे। आपको कैसे पता लगा कि मुझे पोएट्री में, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है? कब पता लगा कि सच में? एज मुझे लगता है मेरी एज 7 साल के आसपास की रही होगी, जब मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में आ रहा है। इसलिए नहीं कि वो पोइट्री बनेगी, या इसलिए नहीं कि वो एक लेख बनेगा, या लोग कितना पसंद करेंगे, कितना नहीं, लोग कितना नकारात्मक बोलेंगे, कितना नहीं। बस मुझे अपनी संतुष्टि के लिए लिखना था, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब आपके मन में कोई एक भाव लगातार उमड़ रहा है, चाहे वो भाव सकारात्मक है, चाहे वो भाव नकारात्मक है, यदि आप उस भाव को कलमबद्ध करते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं, आप वो ऊर्जा बाहर निकालकर एक नई ऊर्जा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, एक नए भाव के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि देखिए, भगवान पर मुझे बहुत विश्वास है। शुरू से, मेरे जन्म के पहले दिन से मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, और भगवान कृष्ण पर मेरी अटूट आस्था है, अटूट प्रेम है मुझे भगवान कृष्ण से। तो मैंने जब पहली बार लिखा तो भगवान कृष्ण की कथा, देखिए, आपको मैं अपने बचपन की तरफ अगर लेके जाऊं तो मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना जरूर है, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने ओम जय जगदीश हरे या किसी भी कृष्ण भजन को सुना है। मैंने परियों की कहानियां नहीं, मैंने कृष्ण कथाएं देखी हैं टीवी पर, और यही जो मेरा बचपन की नींव रही है, आध्यात्म रहा है। एक तो मैं ये कह दूं कि हम मानते हैं कि जब हम वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं तब जाकर हमें अध्यात्म कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य लगता है, लेकिन नहीं, अध्यात्म उम्र मोहताज नहीं है। अध्यात्म आपके अंदर बुजुर्ग अवस्था में भी तब आएगा अगर आपकी नींव आध्यात्म पर टिकी है। तो भगवान पर भरोसा रखें और अपना हर कर्म उनको समर्पित करते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि अगर आप, वो कहते हैं ना, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आप जो भी करें, आप भगवान को ये कहकर करें कि भगवान, आपने जिम्मेदारी दी है, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने जिम्मेदारी दी है तो आप संभालिए भी खुद, मैं कुछ नहीं जानता। तो अध्यात्म कहीं ना कहीं बचपन में ही अपने आप में डालने की कोशिश कीजिए। ये संदेश मैं बच्चों को देने से ज्यादा उनकी फैमिली को देना चाहूंगी कि अध्यात्म को बच्चों में डालने की कोशिश करें। अध्यात्म उम्र मोहताज नहीं है। और फिर भी मैं ये कहूंगी कि वो परिवार, वो बच्चा किस्मत वाला होता है जिसको बचपन में अध्यात्म से जोड़ दिया जाता है या धार्मिकता से जोड़ दिया जाता है। तो हम आते हैं सवाल पर कि लेखन कैसे शुरू हुआ। मैंने आपको कहा कि मैं कविताओं से ज़्यादा या कहानियों से ज़्यादा कथाएं सुनती आ रही थी। तो उन्हीं कथाओं ने, उन्हीं भजनों ने, मेरे परिवेश ने मुझे प्रेरित किया कि मैं कृष्ण नाटिकाएं लिखूं और कृष्ण कविता
लिखना शुरू किया। और न केवल लिखना, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं कोई भजन सुनती थी या टीवी पर ऐसा कोई दृश्य देखती थी, कोई नाटक आ गया जो कृष्ण जी से रिलेटेड है, माखन चोरी हो गया या कंस वध हो गया या अर्जुन को गीता उपदेश हो गया या कुछ भी, तो मेरे मन में एक अलग ही उत्साह उत्पन्न होता था। और उस उत्साह को मैं अपने शब्द देकर अपने आस पड़ोस के बच्चों से या परिवार के सदस्यों से अभिनीत करवाना चाहती थी। मैं हमेशा से उनको कहती थी कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, इसे पढ़ो, और फिर आपको जो रोल पसंद आता है उसके डायलॉग्स उनको अलग से पेपर पे लिख के देती थी कि आपका जो रोल है, आपको जो पसंद है उसके ये डायलॉग्स हैं, याद कीजिए। अभी 15 दिन में जन्माष्टमी आने वाली है या कोई आस पड़ोस में सत्संग है या घर में कोई सत्संग है, तो 15 दिन है आपके पास, मैं हूँ आपके साथ, हम मिलजुल के तैयारी करेंगे और 15 दिन बाद हम उसका मंचन करेंगे। ऐसा रहा है मेरा बचपन और ये रहा है मेरा शुरुआती लेखन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो लगभग 7-8 साल की उम्र से? जी ठीक है। तो 2 बातें तो आज सीख सकते हैं जो मैं रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात रोज असेंबली में करती हूँ। उसमें पहली चीज़ तो ये कि टैलेंट कोई भी उम्र का मोहताज नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा अध्यात्म भी कोई उम्र का मोहताज नहीं। संस्कार जितना जल्दी सीख लें उतनी अच्छी बात है। तो थोड़ा थोड़ा जो टीचर्स कहते हैं उसको सुनते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वो अच्छा ही बताने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा परेशान कर देती है, चाहे समाज की या आपकी अपनी पर्सनालिटी की, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं, आप थोड़ा उसको लेके ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं? शायद मेरा थोड़ा ज़्यादा ही ज़िद्दी होना, कि एक बार जो मन में आ गया वो कर ही देना है, फिर चाहे रुकावटें जितनी मर्जी आए, और मैं जल्दी से छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होती। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे एग्ज़ाम जब होते थे तो जब मैं सिलेबस की तैयारी करती थी तो पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि बाकी सब तो समझ आ गया, लेकिन ये जो अभी अभी मैंने सेंटेंस पढ़ा वो पिछली बात को बिल्कुल काट रहा है, पिछली बात से नहीं जुड़ रहा है, या जुड़ भी रहा है तो मतलब समझ ही नहीं आता था कि ये जुड़ा या नहीं जुड़ा। तो मतलब मुझे जब तक वो सेंटेंस अपनी बात क्लियर नहीं कर देगा ना, तो मैं आगे नहीं पढ़ सकती। फिर चाहे ऐसा है कि मुझे जब तक वो सेंटेंस क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। फिर चाहे मुझे ऐसे लगे कि मेरा टाइम लिमिट कम है, तो मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मेरी तैयारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जितना किया है वो बहुत अच्छे से किया है। मुझे पूरा करने की कभी इच्छा नहीं रही। पूरा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। मान लीजिए किसी किताब में 4 पन्ने हैं और मुझे 1 पन्ना समझ ही नहीं आया, तो मुझे अगर तीसरा पन्ना समझ नहीं आया है तो मैं चौथे पन्ने तक पहुंचूंगी ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किताब का डिमांड है या टाइम की डिमांड है कि मुझे 4 पन्ने पढ़ने हैं, सिर्फ इसलिए मैं 4 पन्ने नहीं पढ़ूंगी। मुझे अगर तीसरे पन्ने पे ही रुक जाना है क्योंकि मुझे तीसरे पन्ने की 5वीं पंक्ति समझ ही नहीं आ रही है, तो मैं तीसरे पन्ने तक रुक जाऊंगी। मैं सिलेबस पूरा करने के लिए या टाइम पूरा करने के लिए सिर्फ उसको रटने के लिए नहीं पढ़ूंगी। मैं जितना करूंगी वो अच्छे से करूंगी, पर बस यही जो जिद है कि जो करो वो अच्छे से करो, वरना करो ही मत। वाह, बड़ा वाह, इसमें तो बहुत बड़ा वाह। जो टेक अवे है मेरे लिए आज का, इतना बट बेस्ट, माई बेस्ट इतना है बट माई बेस्ट है। और ऐसा जिद और ऐसे जुनून से ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक नंदिनी पहुँची हैं।
ये हमें हौसला भी देता है और आशा की किरण भी देता है कि बच्चे इस बात को समझकर और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारने की कोशिश करेंगे। अगर आप अलाउ करें, और मतलब मेरे लिए वो प्राइड होगा, मुझे मालूम है आपके लिए भी प्राइड होगा, अगर हम आपके पिताजी जो एक तरह से मेंटोर भी हैं आपके और जो आपके इंस्पिरेशन भी हैं, उनको भी बुला लें क्या? जी हाँ। आप चाहें तो आप पिताजी को भी बुला सकते हैं, आप चाहें तो आप माता जी को भी बुला सकते हैं जी। और ऑब्वियसली हम दोनों के लिए गर्व का क्षण है कि वो साथ होंगे। रिक्वेस्ट करूँगी पूजा जी और प्रवीण जी से, आप प्लीज़ दोनों आइए, बच्चों को और भी इंस्पायर करेंगे। स्पेशल बच्चा, स्पेशल पेरेंट्स और स्पेशल टीचर, हम सब स्पेशल, और इस स्पेशल से माहौल में एक चीज़ मैं आप दोनों में से जो भी बताना चाहें, जब आपको ये पता लगा था तब आपने कैसे महसूस किया था, कैसा महसूस किया था, और आपने उस क्षण को शक्ति में कैसे बदला कि बेटी के लिए भी शक्ति बनी हो और आपके लिए भी शक्ति बनी? थैंक यू। और सबको मेरा बहुत ही आदर सत्कार के साथ नमस्कार। बच्चों को बहुत सारा प्यार। और सबसे पहले तो मैं ये विद्यावृक्ष स्कूल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी जो आज इस बहुत ही अच्छे मौके पे इन्होंने अपने प्रोग्राम का हमें हिस्सा बनाया। थैंक यू। जी हाँ, तो मैम का सवाल रहा कि कैसा महसूस हुआ उस वक्त, तो ऑब्वियस है महसूस तो उस टाइम तो अच्छा नहीं हुआ। नंदनी जो है वो प्रीमेच्योर बॉर्न बेबी है, 7th मंथ में डिलीवरी हो चुकी थी और ये अंडरवेट थी। बहुत ही मतलब तकलीफ हुई स्टार्टिंग में, इसको और मुझे सेपरेट भी रखा गया। धीरे धीरे ये बड़ी होती गई, नॉर्मल बच्चों जैसा इसमें मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। बैठना तो बहुत ही लेट शुरू हुआ, 3.5 साल की एज में इसने बैठना स्टार्ट किया, तो बहुत ही अजीब लगता था कि ये सब क्या हुआ। लेकिन शक्ति में कैसे बदला, तो उसके लिए पता नहीं नंदनी में क्या बचपन से ही ऐसा कुछ था जो हमें इंस्पायर करता था। छोटी सी थी, नमक मिर्च नहीं खाती थी, लेकिन पापड़ की स्मेल इसको दूर से आती थी और ये उसको खा लेती थी। तो कहीं ना कहीं जैसे इसके अंदर कुछ ऐसा था जो हमें इंस्पायर करता रहा। जैसा इसने बताया कि बचपन से ही इसने भगवान के प्रति अपना जो इसका लगाव या इसकी आस्था थी वो थी इसमें, और उसी में ये अपना मस्त रहती थी। तो बस शक्ति इसको देख के ही हमारे अंदर धीरे धीरे आती चली गई, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी। तो वही इसका जो एटीट्यूड था धीरे धीरे हमारे अंदर भी पावर भरता चला गया, और आज नंदनी जो है सबके सामने आप देख पा रही हैं, वो इसकी अपनी ही हिम्मत है जिसने हमें हिम्मत बंधाई रखी। आज हम आ रहे थे, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। जब हम आ रहे थे तो मैं कह रही थी कि जैसे मैंने प्रोफाइल पढ़ा तो प्रवीण जी और नंदनी के पिता और पूजा जी और नंदनी की माता, और बच्चे से अगर माँ बाप की पहचान हो जाए तो मुझे लगता है कि वो दोनों का ही जीवन सफल हो जाता है। उस सफ़र को जो तय किया, उस ग्रेस के साथ तय किया, उस हौसले के साथ तय किया, उस डेडिकेशन के साथ तय किया, उस ऊर्जा के साथ तय किया, उस ना हार मानने वाली जिद के साथ तय किया, उस चीज़ के लिए सभी पेरेंट्स की तरफ से मैं आप दोनों को सैल्यूट करती हूँ। आप हमारे समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण है कि उनको सबको ये रहेगा कि अगर वो पेरेंट्स कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जैसे नंदिनी को देखकर हम सबको लगता है वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप भी हमारे लिए रोल मॉडल हैं और उस स्टेचर में आने के लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। थैंक यू सो मच। सुमन जी, आप बहुत सारे बच्चों को
रोज़ हैंडल करते हैं, उनसे डील करते हैं, उन्हें मैं हैंडल नहीं कहूँगी, उन्हें रोज़ ढेर सारा प्यार बांटते हो। कहाँ से आती है पावर? क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में? सच सच बताना। सच सच बताओ, मैं ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लेती थी, लेकिन जब ये स्कूल जाती हूँ ना तो वो सारी एनर्जी मुझे मेरे बच्चे देते हैं। तो बच्चों, तुम्हें मालूम नहीं है तुम इतनी सारी एनर्जी के पावर हाउस हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुमसे टीचर्स को एनर्जी आती है। तुम जो विश करते हो, जो तुम हग करते हो, जो तुम स्माइल करते हो, उनसे ही हमें एनर्जी आती है। आप सभी टीचर्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जो पेशेंस आप दिखाते हो वो अगर हम सब टीचर्स में हो जाए तो हम समाज को बदल सकते हैं। टीचर्स के लिए क्या एक मैसेज है? मैं टीचर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं मोस्टली दिव्यांग बच्चों को लेके बात करूँगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी वही है। बाकी बच्चे सारे एक ही होते हैं कि कोई भी बच्चा हो, अपना समझ के अगर हम उस बच्चे को करेंगे ना, मोस्टली टीचर्स तो अपना समझ के ही करते हैं कि फर्स्ट गुरु माँ होती है और दूसरा गुरु। तो टीचर्स का मैसेज ये, टीचर्स को मेरा मैसेज यही है कि बच्चों को प्यार बांटो, आपको दोगुना प्यार मिलेगा और हम उसी एनर्जी के साथ उन बच्चों को और बेहतर शिक्षा और बेहतर संस्कार दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एज पेरेंट्स आप समाज के लिए कोई 1 लाइनर 2 लाइनर मैसेज दे सकें और वो हम तक पहुंच जाए, समाज तक पहुंच जाए उसकी खुशबू, तो एक मैसेज समाज के नाम, पेरेंट्स के नाम। पेरेंट्स समाज के नाम मैसेज जो मैं फील करता हूँ कि हम इनको कहते हैं ये डिसेबल्ड बच्चे हैं। डिसेबल्ड कौन नहीं है? हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, किसी न किसी काम के लिए वो डिसेबल्ड है। तो इनको डिसेबल्ड कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड कह सकते हैं। बिल्कुल, और आपके लिए किसी के हिसाब से सही नहीं है, ये तो हम समझ ही सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हम भी काफ़ी काम ऐसे जो नहीं कर सकते, उसके लिए हम डिसेबल्ड है। ये डिफरेंटली एबल्ड है, इनमें अपना अलग टैलेंट है। हर बच्चा किसी न किसी टैलेंट, कोई ना कोई टैलेंट होता ही है उसमें। कोई कितना निखार पाता है, कोई क्या इन्वायरमेंट मिलता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इनको उस हिसाब से देखना चाहिए। जैसे मैं गा नहीं सकती तो मैं गाने के लिए डिसेबल्ड हूँ, अगर उस नज़रिए से देखें तो वो तो सही बात है कि जब तक परिभाषा नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, तब तक समाज में उस तरीके का काम नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जी, एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो मेरा नज़रिया कहता है कि बीइंग ए पेरेंट्स, भले ही वो पेरेंट्स एक नॉर्मल बच्चे के हैं या पेरेंट्स वो एक स्पेशल बच्चे के हैं, अपने बच्चों की जो फीलिंग्स हैं उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं बच्चों को कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है। मुझे लगता है वो उन पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। बच्चा खुद क्या बनना चाहता है, पेरेंट्स को ये जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए। किसी के पीछे लग गए या रिश्तेदारी के हिसाब से देखते हुए कि फलां का बच्चा ये बना, फलां का बच्चा वो बना, तो पेरेंट्स को वो नज़रिया एकदम छोड़ देना चाहिए। मेरा बच्चा क्या कर सकता है, क्या उसमें बेस्ट है, उस हिसाब से वो बच्चे को माहौल देना चाहिए। अब क्योंकि मेरा ये वाला बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो इसका मैंने देखा कि ये गा सकती है, तो बीइंग ए पेरेंट्स में मेरा दिमाग ऐसे भी हो सकता था कि मैं कैसे करूँगी, मैं इसको कैसे ले जाऊँगी, कैसे करवाऊँगी, लेकिन मैंने उसका टैलेंट पहचाना। तो आज नंदनी आपके सामने जो भी है, लिखने की कला इसने पहचानी, तो आज ये जिस मुकाम पे है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब कोई कहता है कि नंदनी की मम्मी, नंदनी के पापा। तो वो प्राउड मोमेंट हमारे लिए है, क्योंकि उसके टैलेंट को पहचानते हुए उसकी तरफ कोशिश की गई। तो सब पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छाएं नहीं थोपें, बल्कि वो जो करना चाहते हैं उन्हें वही करने दें। यही जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गर्व है
आप हमारा भी नाम साथ में जोड़ लीजिए, समाज का नाम भी जोड़ लीजिए। पूरे समाज को गर्व है और सभी बच्चों को गर्व है, हमारे सारे ऑडियंस को गर्व है और मुझे बहुत गर्व है आप पर। जी, थैंक यू। आई हैव फॉलन इन लव विद यू। थैंक यू That's सो so मच। lovely. सेम हियर। एक वन लाइनर बच्चों के लिए मैसेज, चाहे गाकर चाहे बोलकर, एक शब्द में जो आज वो आप अपने साथ आपकी मेमोरीज को लेके जाएं। देखिए, हम बात करते हैं कि चुनौतियां आ गई, मुश्किल आ गई, कैसे लड़ें। तो देखिए, चुनौतियां, आप ये मानकर चलिए कि आपके लिए समाज एक खेल का मैदान है, आपकी जिंदगी आपके लिए एक खेल का मैदान है, जिसकी एक और आप खड़े हैं और दूसरी और कोई और नहीं, दूसरी और आपका कंपटीटर बनकर आपकी चुनौतियां खड़ी हैं, आपके स्ट्रगल खड़े हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि चुनौतियों को हराना है, क्योंकि देखिए, अगर खेल आसान हो जाएगा तो खेल में मजा नहीं आएगा। जीत वही जश्न के काबिल होती है जो बहुत से अच्छे खिलाड़ियों से लड़कर जीती जाए। तो चुनौतियां जितनी मुश्किल होगी, जीत का जश्न उतना शानदार होगा। बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, इतने क्रिस्प और साथ ले जाने लायक। BCLF का पहला टेक अवे, जोरदार तालियां। पहला टेक अवे कि जितनी बड़ी चुनौती उतना जीत का जश्न। बहुत बढ़िया बात कही। और इस संग्रह के लिए अपना एप्रिसिएशन तालियों के माध्यम से ज़रूर होना चाहिए और ज़ोर से होना चाहिए, ताकि वो उनके दिल तक पहुँचे और उनको एनर्जी मिले और वो आगे भी ऐसे काम करती रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे विद्यांतरिक्ष परिवार की तरफ से। बहुत सारे और स्कूलों के बच्चे भी आपको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं और सभी पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स जो हमारे साथ आज हैं, वो अपनी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद आपके लिए सब दे रहे हैं। कबूल कीजिए। जी, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका मिला और आप सबसे बात करने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए यादगार क्षण है। मैं यहाँ से बहुत सारी मीठी यादें लेकर जाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैम। आज के इस सत्र ने हमें यह सिखाया कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, उन्हें मंजिलों